नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। गिरफ्तार किए गए मुफ्ती अब्दुल समी कासमी की अदालत में पेशी, 10 दिनों के लिए भेजा गया पुलिस तहवील में। जमात इस्लामी हिंद ने आईएस के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर उठाए सवाल। कहा, जब इंटरनेट पर साइट्स ओपन हैं तो किस बुनियाद पर हो रही हैं ये गिरफ्तारियां। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में राम मंदिर तामीर की कोशिशें हुई तेज। हुकूमत से मंदिर तामीर का कानून पास कराने की मांगी यकीन दहानी। अक़लियतों के खिलाफ मुल्क में बढ़ते इम्तियाजी सलूक, जमहूरी निजाम के लिए बड़ा चैलेंज। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने इलाहाबाद में दिया बयान। गैर कानूनी कब्जा खत्म करने को लेकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कोशिश। मेरठ में 10 बीघा जमीन पर यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड फैक्ट्री का है कब्जा। और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्लाह का खिताब। उर्दू अखबारात के मसाइल पर मरकजी वजीर ने डाली रोशनी। तो नाज़रीन, ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। लखनऊ सफर के दौरान गिरफ्तार किए गए मुफ्ती अब्दुल समी कासमी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के बाद 10 दिनों की पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया गया है। इस मामले पर मुस्लिम लीडरान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। लीडरान ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों और उलमा की गिरफ्तारी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ने मुझे बताया कि मुझे मेरे शव को तुलमन हरदोई से उठाया गया है। मेरे पास एक फ़ोन आया था, उसमें मुफ्ती साहब ने मुझे बताया कि मुझे यहाँ उठा लिया गया है, बस और कुछ नहीं इत्तला है। इसके बाद मेरे शोहर बेकसूर है, जुल्म उन्होंने उठाया गया है। वो जो भी बयान करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं, सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते हैं। जो कुछ भी किया सरासर जुल्म है उनके साथ, वो बेगुनाह है। जमात इस्लामी हिंद ने आईएस के नाम पर हो रही गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं उनकी कोई बुनियाद नहीं है। जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब इंटरनेट पर साइट्स ओपन हैं तो किस बुनियाद पर आखिर ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कहीं ओपन साइट्स के जरिए मुस्लिम नौजवानों को फंसाने के लिए तो कोई जाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। नौजवानों को आईएस के नाम पर, दाइश के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है और जो बातें कही जा रही हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद मालूम होते हैं। कि किसी ने वेबसाइट पर किसी वेबसाइट को खोल लिया, किसी ने किसी को लाइक कर दिया, किसी ने कोई चैट कर दिया। ये कौन से कानून के तहत आप इसको जुर्म करार देंगे? जब इंटरनेट पर ओपनली सोर्सेज कुछ अवेलेबल हैं और उसको कोई हिट करता है, और तो या तो आप उनको वहाँ से हटाइए, उन साइट्स को, या उन साइट्स को वहाँ से, या ये कि ये साइट्स बाकायदा क्या जाल के तौर पर चलाई गई हैं ताकि इसमें ऐसे नौजवानों को फंसाया जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वीएचपी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करके राम मंदिर की तामीर का कानून पास करे। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले वीएचपी के 3 रोजा मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग में राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा मिलाकर कि संयुक्त सेशन की बैठक होती है और उस संयुक्त सेशन की बैठक में राम जन्मभूमि का प्रस्ताव आता है, विधेयक आता है, तो संयुक्त अधिवेशन में भाजपा की विजय होगी। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए संयुक्त सेशन की बैठक बुलाना जरूरी है और इसके लिए देश के संतों ने भारत के प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया है। यदि आपने संयुक्त सेशन की बैठक बुलाकर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया तो देश का हर हिंदू तन मन धन से, जैसे 2014 के चुनाव में आपको साथ दिया और आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस लोकसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। अक़लियतों के खिलाफ मुल्क में बढ़ते इम्तियाजी सलूक के वाक़यात ने जमहूरी निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है।
सेकुलरिज्म और समाजवाद के उसूलों के लिए ये एक आजमाइश का दौर है और इन तमाम ख्यालात का इजहार मुमताज कानूनदा और समाजी कारकुन जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने किया। रिलीजन के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को आप दबा के रखना चाहते हैं, तो कोई सरकार जो कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देती सबको, वो सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है, वो चल भी नहीं सकते। कोई इतनी बड़ी माइनॉरिटीज़ के साथ जो रिश्ता नहीं रखेगी, बराबरी का सलूक नहीं देगी कोई भी, और तो वो तो एक हम बड़े क्राइसिस में है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ द कंट्री। संविधान को तो की रक्षा करने के लिए एक बड़ा मतलब कोलिशन बनना पड़ेगा। वो ये किसी एक की लड़ाई या किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। इसको खासकर तमाम जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, गांधीवादियों से लेकर और कम्युनिस्टों तक, और दूसरा सिविल सोसाइटी के जो तमाम तबके हैं, वो सब मिल के ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा संविधान है उतना ही बड़ा इसका कोalition बनेगा इसकी रक्षा की। मुस्लिम खवातीन के हुकूक पर समात को लेकर अदालत उज़्मा में जो अर्जी दी गई थी उसे कबूल कर लिया गया है। अब इस मामले पर मुसलमानों की जानिब से अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है। कानपुर में मुस्लिम रहनुमाओं का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उनका इल्ज़ाम है कि कुछ फ़िरक़े परस्त ताकतें कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए सरगर्म हैं। बोर्ड बना ही इसीलिए है कि शरई कवानीन की हिफाजत में जो हिंदुस्तान के दस्तूर की हदूद के अंदर मुमकिन है, अवाम की राय अम्मा हम बेदार करेंगे, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे पहले भी तहरीक का रास्ता अपनाया है। इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो पर्सनल लॉ बोर्ड तहरीक का रास्ता भी अपनाएगा, वो पर्सनल बोर्ड तय। मेरठ में गैर कानूनी तौर पर काबिज विजय माल्या की शराब फैक्ट्री का कब्जा खत्म किए जाने को लेकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मेरठ जिला इंतजामिया को एक नोटिस जारी किया है। वाज़ेह रहे कि मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में वक्फ की 10 बीघा जमीन पर विजय माल्या की यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड फैक्ट्री का कब्जा है। खास बात में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मोदी हुकूमत के स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट जैसी स्कीमों से मुसलमानों को फैज़याब करने से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी सरगर्म है। जमात इस्लामी ने सनत और तिजारत में दिलचस्पी रखने वाले मुस्लिम नौजवानों की रहनुमाई के लिए खुसूसी शोबा भी कायम किया है। खास रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंद मुस्लिम नौजवानों को सनत और तिजारत से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। मुंबई में मुनक्किद होने वाले स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस समिट में जमात के जिम्मेदारान ने मुस्लिम नौजवानों को कारोबार करने की तरजीह दी और कारोबार की बारीकियों से आगाह करवाया। हम ये क्यों नहीं समझते कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशर मुबश्शरा में से उनकी सारी जरूरियात पूरी हो चुकी थी, उसके बावजूद वो आखिर वक्त तक बिजनेस में लगे थे। उनकी विरासत तकसीम हुई, बिलियनर थे। तो कोई कह सकता है कि वो दुनियादार थे? या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितनी प्रॉपर्टी थी उनके पास? कोई कह सकता है हमें से अपने ईमान की खैरियत के साथ में कि वो दुनिया परस्त है? नौज़ बिल्लाह। तो जब उम्मत को ओवरऑल अपलिफ्ट करना है तो इस सोच को तब्दील करना पड़ेगा। प्रोग्राम में सनत और तिजारत के मुताल्लिक मोदी हुकूमत की पॉलिसी से आगाह किया गया। इनकम टैक्स और माशियात से मुताल्लिक माहिरीन ने मालूमात फराहम की। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर गोट फार्मिंग और मछली और मुर्गी पालन के कारोबार के मुताल्लिक भी मुस्लिम ताजिरों को गाइड किया गया। आपका प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग बिजनेस का प्रॉपर होना चाहिए नया बिजनेस करते वक्त। नहीं तो ऐसा होता है कि आपका प्लानिंग अगर डिस्टर्ब हो गया तो आपका बिजनेस अधूरे में प्रॉब्लम में आता है। अभी आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका आपका लोकेशन कैसा है? मिसाल के तौर पे आप मान लो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई चीज़ें, तो आपका लोकेशन ऐसी जगह है जहाँ से पोर्ट करीब है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन आपका बिजनेस में बेयर कर सकते हो, उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। या दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि आप समझो डेयरी का
कुछ दूध का बिजनेस करना चाहते हो, और वो बिजनेस के लिए आपका रोड अप्रोच अच्छा होना चाहिए। जमात के शोबे सनत और तिजारत ने व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर सोशल साइटों के जरिए मुस्लिम कारोबारियों को जोड़ने और उनके मसाइल का हल पेश करने की भी पेशकश की है। माहिरीन ने इस्लामी तालीमात के जरिए हलाल कारोबार की अहमियत और इफादियत पर भी रोशनी डाली। आप जानते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ, सहाबा के साथ जो है मक्के से मदीना आए, तो मक्का जो है एक कमर्शियल हब था, बिजनेस सेंटर था, ट्रेड सेंटर था, लेकिन मदीना जो है एक एग्रीकल्चर फील्ड था, वहाँ बागात थे, वहाँ लोग जो है काश्तकारी करते थे। सहाबा जब मुहाजिर आए मक्के में, तो मार्केट की तरफ वो लोग गए। मार्केट में जो है यहूदियों का मार्केट था वहाँ पर। जमात इस्लामी और मुस्लिम दानिशवरों ने रिजर्व बैंक के जरिए इस्लामी बैंकिंग से मुताल्लिक सिफारिशात पर अमल आवरी के लिए हुकूमत हिंद पर दबाव बनाने की बात की। साथ ही हुकूमत हिंद से मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम को भी नाफिज करने का मुतालबा किया। ETV न्यूज़, मुंबई। जम्मू कश्मीर में हुकूमत के क़याम को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की इत्तेहादी PDP ने किसी तरह की यकीन दहानी नहीं मांगी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात ETV न्यूज़ नेटवर्क हेड के द JC शो में कही। जम्मू कश्मीर में PDP बीजेपी इत्तेहाद को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। तमाम अटकलों के बीच मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी को लेकर PDP यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की तरफ से किसी तरह की यकीन दहानी नहीं मांगी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात ETV न्यूज़ नेटवर्क के द JC शो में कही। देखिए, कुछ ठोस शर्तें सामने आई हो ऐसा हमारे ध्यान में नहीं है। देखिए, जब गठबंधन बना था और मार्च पहली तिथि को उसकी शपथ हुई थी, तो एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना था और उसमें मुख्य तौर पर विकास कार्यों को लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प किया गया था। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि दोनों पार्टियों में विचारधारा का अंतर तो है ही है, पर जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वी एग्री टू डिसएग्री, तो कुछ एक ऐसे विषय जिसमें हमारी विचारधारा बड़ी अपने अपने भिन्न है, उसको उन विषयों को जनहित में आड़े ना आने देने का एक अहद करके, एक आपस में समझौता करके केवल विकास के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ने की बात की गई थी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज भी उस बात पर कायम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी की तरफ से बीजेपी के सामने कुछ शर्तों की बात को दोहराया है। यहाँ तक कि इस इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि गौरतलब है कि 7 जनवरी को मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद से ही यहाँ हुकूमत साजी के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं हो पाया है। नतीजतन रियासत में गवर्नर राज नाफिज करना पड़ा। मामले में दिलचस्प बात यह है कि महबूबा मुफ्ती की शर्तें क्या हैं, इस बारे में अभी तक सरकारी तौर पर कुछ भी कहा नहीं गया है। द JC शो में देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पूरा इंटरव्यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। अब खबर यूपी से है। जी हां, यूपी के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए फसाद में बीजेपी लीडर रामपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में रामपाल सिंह ने एक मुतनाज़ बयान दिया था और इसी बयान की बुनियाद पर समाजी कारकुन शहजाद पूनावाला ने वजारत दाखिला, इलेक्शन कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन को एक मकतूब रवाना किया और उनकी उम्मीदवारी को खत्म करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि रामपाल सिंह 13 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भी उम्मीदवार है। हाल ही में रामपाल सिंह जी का बयान आया है, जो RSS के प्रचारक है और बीजेपी के प्रत्याशी है आने वाले बाईपोल्स में, कि मुसलमानों को उनका टेरर होगा और ये जो चुनाव है वो मुसलमान और हिंदू के बीच की लड़ाई है। इस पे मैंने इलेक्शन कमीशन के पास, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास और यूपी पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है, क्योंकि ये इंडियन पीनल कोड की अनेक धाराएं जैसे 153 या 153B और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 125 की ये खिलाफ वर्जी है और ये जहरीले बयानातों के साथ और सांप्रदायिकता की बातों के साथ ये चुनाव में उत्माद मचाना चाहते हैं
और इसलिए मैंने शिकायत वहाँ पे दर्ज करवाई है और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पहले भी जैसे उनको नोटिस भेजता आया है वो इस मामले में भी भेजेगा। मुझे इजाजत दें, आदाब।